नमस्कार दोस्तों, आज हम जॉन मिल्टन की फेमस पोम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे। और ये जो है एक सोनेट है, 14 लाइंस की पोम है ये, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, तो ये सोनेट है। अब ये कौन सा सोनेट है? पेट्रार्कन या जिसे इटालियन कहते हैं वो है, या शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट जिसे कहते हैं वो है। वो एक बार हम देखते हैं। जो पेट्रार्कन सोनेट होता है या जो इटालियन सोनेट होता है उसे मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि उसकी जो राइम स्कीम होती है वो चलती है हमारी ए ए ए बी बी ए, फर्स्ट 4 लाइंस की। फिर रहती है ए बी बी ए, अगली 8 लाइनों की। और जो लास्ट की 6 लाइनें बचती हैं उसमें होता है सी डी ई, सी डी ई, या सी डी सी भी हो सकता है। मैंने सोनेट के ऊपर एक वीडियो अलग से बना रखी है जिसमें सोनेट, एलेजी, ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस कर रखा है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि बाकी और कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं राइम स्कीम की जो लास्ट की 6 लाइनों की होती हैं, स्पेशली पेट्रार्कन सोनेट की। तो देखिए, इसमें देखते हैं हम हमारी जो राइम स्कीम है। A spent, wide, B hide, B bent, again A present, A chide, wide, B denied, B prevent, A need, C best, D state, E और फिर आया आपका स्पीड, स्पीड नीड, C रेस्ट बेस्ट, डी वेट स्टेट, ई। तो ये जो हमारी राइम स्कीम है ये मैच हो रही है इससे, पेट्रार्कन सोनेट से, या जैसे मिल्टोनिक या इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। तो राइम स्कीम के अकॉर्डिंग ये सही है, हमारा जो है पेट्रार्कन सोनेट है। अब देखते हैं कि सोनेट की और क्वालिटीज क्या क्या होती हैं और वो इसमें है या नहीं है। सोनेट की अगली क्वालिटी होती है कि उसमें 8 लाइनों का एक स्टेंजा होता है आपके पास, जिसे ऑक्टेव कहते हैं, ऑक्टेव। और 6 लाइनें जो नीचे की होती हैं उन्हें हम सेस्टेट कहते हैं। तो इसमें ये जो फर्स्ट 8 लाइंस हैं ये ऑक्टेव की हैं, और ये जो लास्ट 6 लाइंस हैं ये सेस्टेट की हैं। अब ये ऑक्टेव और सेस्टेट में होता क्या है बेसिकली वो देखना होता है। तो ऑक्टेव के अंदर एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन या कोई भी एक फिक्स, एक दुविधा वो हमारे सामने प्रेजेंट होगी, और सेस्टेट के अंदर हमें उस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। तो जब इस पोम को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट 8 लाइंस हैं उनमें कवि के मन में एक दुविधा चली हुई है, एक द्वंद्व चला हुआ है, एक तरह से वो दुविधा में है कि क्या करे क्या ना करे। वो गॉड से भी क्वेश्चनिंग करना चाहता है, करता नहीं है, करना चाहता है। और लास्ट की जो 6 लाइंस हैं उसके अंदर उसका जो पेशेंस है, उसकी जो इनर वॉइस है, वो उसे सॉल्यूशन दे देती है, वो उसे एक समाधान बता देती है। तो ये इस तरह से ऑक्टेव और सेस्टेट की जो बात है वो भी सही है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने कहीं कहीं पे ब्लू जो मार्कर है वो यूज किया है, वो एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो देखिए, यहां बीच में जो 8th और 9th लाइन है, 8th के यहां से यहां तक और 9th में यहां से यहां तक, ये जो चीज है इससे पहले पूरे ऑक्टेव के अंदर वो प्रॉब्लम को ही डिस्कस कर रहा है, नीचे वो सॉल्यूशन को ही डिस्कस कर रहा है। लेकिन यहां पर बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, जो मर्मर, जो द्वंद चला हुआ था उसको बट पेशेंस, लेकिन पेशेंस जो था टू प्रिवेंट दैट मर्मर, उस दुविधा को एक तरफ हटाने के लिए सून रिप्लाइज आंसर देता है। अब वो आंसर देता है एक सोल्यूशन के रूप में, समझिए इस बात को। तो वो सोल्यूशन तो यहां से स्टार्ट होता है आगे से। ये जो चीज है ये एक टर्न है, एक मोड़ आता है, इसमें प्रॉब्लम से, जो भी प्रॉब्लम थी उससे ये सोल्यूशन की तरफ मुड़ता है। यहां पे, यहां इन लाइनों से पता लगता है। तो इसे जो है हम वोल्टा कहते हैं। वोल्टा जो टर्न होता है
जो इंग्लिश सोनेट होता है उसके अंदर ये टर्न सडन होता है, अचानक से लास्ट की जो 2 लाइनें होंगी उनके अंदर सडन टर्न मिलेगा। आपको इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पे हाँ कवि जो है वो मुड़ गया है सोल्यूशन की तरफ, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, वहां सडनली आपको टर्न मिलेगा। लेकिन यहां पर ये जो मुड़ने का प्रोसेस है इसे हम वोल्टा कहते हैं, और ये मोस्टली 8th लाइन में या 9th लाइन में आपको मिलेगा। मोस्टली तो ये 9th लाइन में आपको मिल जाता है, तो उस हिसाब से भी ये जो है हमारी पेट्रार्कन सोनेट है। अब सोनेट की एक क्वालिटी और बचती है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सोनेट लिखा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर। अब ये मीटर या आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? मीटर एक लेंथ होती है लय को मापने की। कविता में, लिटरेचर में मीटर एक लय को मापने की लेंथ मान के आप चलिए, यानी ये एक तरह से स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड की बात होती है। पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, इसमें 10 जो है हमारे पास सिलेबल होंगे। सिलेबल, आप अगर हर लाइन के वर्ड्स को देखेंगे तो आपको सिलेबल की जो संख्या है वो 10 मिलेगी इस पूरी पोम में। और ये जो सिलेबल होंगे ये किस तरह लिखे जाएंगे? आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में मुझसे एक बार कमेंट में पूछा गया था, तो मैंने वहां पर कमेंट में ही आंसर दिया था, लेकिन आज यहां क्लियर कर लेते हैं। तो आयम्बिक पेंटामीटर चलता है जैसे एक होगा अनस्ट्रेस्ड, दूसरा होगा स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। तो इस तरह से करके हमारे पास 5 जो है वो जोड़े बन जाएंगे। 5 जोड़े बन जाएंगे तो 5 हमारे पास अनस्ट्रेस्ड हो गए और 5 हमारे पास स्ट्रेस्ड सिलेबल हो गए, तो हमारे पास टोटल हुए 10 सिलेबल। जब हम इस पोम को देखते हैं, इस सोनेट को जब हम देखते हैं, तो यहां पर ये जो ब्लैक से लिखा है ये अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड है। फिर कंसीडर में आए 3 सिलेबल, पहला अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। तो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं स्ट्रेस्ड को 1 2 3 4 और 5। और ये जो बीच के बचे, ये बचे हमारे पास, जिनके मैं ऊपर निशान लगा रहा हूं, ये लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से अगली लाइन में 1 2 3 4 एंड 5, ये अनस्ट्रेस्ड है, और ये 1 2 3 4 एंड 5 ये स्ट्रेस्ड है। तो इस तरह से हमारा जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर इसको बोलते हैं हम, जिसमें हमारे पास 10 सिलेबल होते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर, ध्यान रखिए, आयम्बिक पेंटामीटर में 10 सिलेबल होंगे, और जो 10 सिलेबल होंगे उनमें से एक अनस्ट्रेस्ड, फर्स्ट जो होगा अनस्ट्रेस्ड होगा, फिर स्ट्रेस्ड होगा, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, और फिर एक और होगा अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। यानी 5 जोड़े हमारे पास बन जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो इसी तरह से ये चीज भी जो है उस चीज को पूरी तरह से फॉलो कर रही है। अब बात करते हैं इसके टाइटल के बारे में। देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो जॉन मिल्टन की लिखी हुई पोम है, और जॉन मिल्टन जो थे वो किससे बिलोंग करते थे? प्यूरिटन एज से। वो बिलोंग करते थे प्यूरिटन एज, प्यूरिटन एज से। और प्यूरिटन एज का जो टाइम था वो चला था 1617 से 1660 तक, ये प्यूरिटन एज का टाइम रहा। इससे मिल्टन बिलोंग करते थे, जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन जो थे वो कब पैदा हुए थे? वो पैदा हुए थे 9 दिसंबर 1608, एंड इनकी डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674। तो ये जो था जॉन मिल्टन का लाइफ स्पैन था। अब जॉन मिल्टन के साथ हुआ क्या था कि उनकी आई साइट स्टार्टिंग से वीक थी, और एट द एज ऑफ 44, 44 साल की एज में, यानी 1652 में, फेब 1652 में ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, पूरी तरह से अंधे हो गए थे जॉन मिल्टन। ये जो कविता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये उन्होंने अंधे होने के बाद लिखी थी, जब वो पूरी तरह अंधे हो गए और वो अपनी डॉटर्स पे डिपेंड करते थे पढ़ने या लिखने के लिए, तो उन्होंने ये डिक्टेट की थी पोम अपनी डॉटर्स को, और उन्होंने इसको लिखा था।
ये लिखी गई थी कोई जून से अक्टूबर 1655 के बीच में कहीं, यानी वो जून से अक्टूबर महीने के बीच में उन्होंने ये कभी लिखी थी 1655 में। तो ये डेट्स आप याद रखें। प्यूरिटन एज 1617 से स्टार्ट हुई, 1660 पे खत्म हो गई थी। जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608 को इनका बर्थ हुआ था, ये पैदा हुए थे, और 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ हुई थी। फरवरी 1652 में 44 साल की एज थी इनकी। उस टाइम पे ये पूरी तरह से कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे, और उसके बाद जून से अक्टूबर 1655 के बीच इन्होंने ये जो पोम है वो लिखी। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके टाइटल के बारे में कि ये टाइटल जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसकी क्या स्टोरी है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो वो स्टोरी देखते हैं। स्टोरी क्या है कि जॉन मिल्टन ने जब ये लिखी स्टार्टिंग में ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जो सोनेट लिखा, तो उन्होंने इसे कोई टाइटल नहीं दिया, कोई भी टाइटल नहीं दिया था। उनकी एक कलेक्शन उनका पब्लिश हुआ था 1673 में, एक कलेक्शन पब्लिश हुआ उनका पोम्स का, और उस कलेक्शन के अंदर उनकी ये जो सोनेट थी, इसका था सोनेट नंबर 19। ये जस्ट ये करके ये सोनेट पब्लिश हुई थी, इसका कोई भी नाम नहीं था। तो कई बार जब सोनेट्स को या पोम्स को नाम नहीं दिया जाता तो लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट लाइन होती है ये वाली, इसी लाइन को उसका हेडिंग मान लेते हैं। When I consider how my life is spent, तो ये भी इसका एक टाइटल माना जा सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए इस चीज को कि क्या ये टाइटल इसका माना जा सकता है। हाँ, माना जा सकता है। रीजन, जब मिल्टन ने इसको पब्लिश करवाया तो इसने इसका कोई टाइटल नहीं दिया, सिर्फ ये टाइटल था, इसके अंदर ये सोनेट पब्लिश हुई थी। उसके बाद लगभग 100 सालों के बाद क्या हुआ, एक बिशप थे न्यूटन नाम के। बिशप नाम क्या था, न्यूटन। वो एक राइटर भी थे और एक क्लर्जीमैन भी थे, यानी चर्च में पादरी भी थे और वो लिखते भी थे। तो उन्होंने लगभग 100 साल के बाद, यानी लगभग आप मान के चले 1773 के आसपास, लगभग 100 साल बीत गए, ये इसी तरह चलती रही अंडर दिस टाइटल। तो फिर बिशप न्यूटन ने, इन्होंने इसको टाइटल दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये जो टाइटल था, ये इस पोम को पब्लिश होने के कितने दिनों के बाद मिला, लगभग 100 साल के बाद। लिखी कब गई थी, लिखी गई थी 1655 में, पब्लिश कब हुई 1673 में। तो आप ये भी एक डिफरेंस जो है इसका देख लें कि कितने ईयर्स का गैप आता है। 55 में लिखी गई, जून से अक्टूबर के बीच में, 1673 में अंडर दिस सोनेट 19 के टाइटल के अंदर ये पब्लिश हुई। लगभग 100 साल के बाद बिशप न्यूटन ने इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस का नाम दे दिया, और आज जो है लगभग मोस्ट ऑफ द पीपल इस सोनेट को इसी नाम से जानते हैं कि मिल्टन का जो एक सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब इसमें पोम में आते हैं कि सारी की सारी जो पोम है वो किस बारे में है क्या नहीं है। उसके लिए एक वर्ड है, आप ध्यान रखिएगा, MATTHEW, मैथ्यू 25। मैथ्यू 25 ये न्यू टेस्टामेंट, जो बाइबल का वर्जन है न्यू टेस्टामेंट, उसके अंदर एक स्टोरी है, और स्टोरी का नाम है द पैराबल ऑफ गोल्ड। ये एक स्टोरी है, ये स्टोरी इस पोम से रिलेटेड है। तो ये स्टोरी क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। इस स्टोरी के अंदर 3 जो है नौकर थे, एक मालिक था। उस मालिक ने इन तीनों नौकरों को बुलाया और उन्हें पहले को उसने 5 टैलेंट दिए, दूसरे को उन्होंने 2 टैलेंट दिए, और तीसरे को उन्होंने 1 टैलेंट
दिया और कहा कि भाई मैं जो है बाहर जा रहा हूं, आप इनको रखिए। अब ये जो टैलेंट है, ये होता क्या था, कैसे होता था, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो है, यूनिट्स जो है वो मुझे ज्यादा ध्यान नहीं रहती, लेकिन फिर भी आपको टैलेंट क्लियर कर देता हूं। एक टैलेंट जो होता है वो होता है 60 मीनाज के बराबर, मीना 60 मीना, या आप इसे माइना कह सकते हैं। और एक जो माइना होता है, मीना होता है, उसके अंदर होते हैं 1.5 पाउंड्स। ये वेट होता है, वेट की एक मेजरमेंट है ये। तो 60 मीनाज में कितने हुए, 75 पाउंड्स। और 75 पाउंड्स का वेट बनता है लगभग 34 केजी और 194 ग्राम, ये इसका वेट बनता है। तो इतना जो है सोना एक टैलेंट में होता है, एक टैलेंट में, एक को 2 एक को 5, यानी इतना इतना सोना उन्होंने दिया। तो ये जो स्टोरी है ये टैलेंट वाली, उसने उनको एक को 1, एक को 2 और एक को 5 टैलेंट दिए और वो चला गया। जाने के बाद क्या हुआ, वो काफी समय तक लौट के नहीं आया। तो जो सर्वेंट्स थे उन्होंने क्या किया, जिसको 5 दिए थे, 5 वाले ने वो बिजनेस में लगाए और उनको 10 बना लिया। 2 वाले ने बिजनेस में लगाए और उनको 4 बना लिया। एक वाले ने उनको बिजनेस में नहीं लगाया और उसने क्या किया, उसे भय था कि कहीं ये टैलेंट अगर मुझसे गुम हो गया, जैसे इन्होंने तो 5 थे 2 थे तो रिस्क उठाया और डबल कर लिया। इसने कोई रिस्क नहीं उठाया, इसने उसको जमीन के अंदर दबा दिया। और जब मालिक आए तो पहले से पूछा, हाँ भाई क्या है। पहले ने कहा कि मैंने उनको बिजनेस में लगाया और उनको डबल कर लिया। दूसरे से पूछा, हाँ भाई आपने क्या किया। उसने कहा मैंने भी बिजनेस में लगाया और उनको डबल कर लिया। तो इन दोनों से मालिक बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि भाई आप दोनों जो है मेरे टेस्ट पे सही उतरे हो और मैं आपको और अच्छा काम जो है आगे दूंगा। तीसरे से पूछा, हाँ भाई आपने क्या किया। इसने कहा कि मुझे भय था कि कहीं आप जब आओगे और ये टैलेंट अगर मुझसे गुम हो गया, यानी ये सोना अगर मुझसे गुम हो गया तो आप डांटोगे, इसलिए मैंने उसे जमीन में दबा दिया और ये वो जो टैलेंट है मेरा डबल नहीं हुआ, मेरा तो एज इट इज है, ये लीजिए। तो मालिक ने उसे बड़ा डांटा कि तुम तो जो है अंधकार में जाओगे, तुम किसी काम के नहीं हो, ये है वो है, बहुत सारी बातें कही। तो ये जो टैलेंट वाली स्टोरी है, यहां एक वर्ड आप देख रहे होंगे, इसमें टैलेंट जो है वो वर्ड यूज किया गया है। तो ये वहां से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, लेकिन यहां पर तो मीनिंग था कि यूज करना ही करना है, यहां वो मीनिंग नहीं निकल रहा है। इस स्टोरी से रिलेटेड करते हुए मिल्टन के माइंड में भय है कि मैं टैलेंट को यूज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं अंधा हो गया हूं। भगवान ने मुझे एक टैलेंट दिया है राइटिंग का, कविताएं लिखने का, लेकिन मैं उस टैलेंट को यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो भगवान मेरे ऊपर गुस्सा होंगे। लेकिन फिर उसकी जो इनर वॉइस है वो आंसर देती है, और ये जो आंसर है ये चैलेंज करता है इस स्टोरी को। अब इस चीज का ध्यान रखिए कि ये रिलेटेड भी है और उसे चैलेंज भी कर रही है। जो न्यू टेस्टामेंट की स्टोरी है, मैथ्यू 25 की पैराबल ऑफ गोल्ड, इस स्टोरी को ये रिलेट भी कर रहा है और साइड बाय साइड इसे चैलेंज भी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से रिलेट कर रहा है और किस तरह से इसको चैलेंज कर रहा है। आइए आते हैं कविता के ऊपर, पोम को पढ़ते हैं। When I consider how my life is spent, when I consider how my life नहीं, ये लाइट है, how my light is spent। यह लाइट इसका प्रतीक है विजन का, लाइट जो है वो विजन का प्रतीक है। तो जो प्रतीकात्मक रूप यूज होता है तो कौन सा हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, मेटाफर, मेटाफर। तो यहां इस लाइन में क्या है, मेटाफर है। क्यों, क्योंकि लाइट जो है वो इसका प्रतीक है विजन का। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी जो आंखों की रोशनी है वो किस तरह से खर्च हो गई। एयर, एयर मीन्स बिफोर, बिफोर हाफ माई डेज, बिफोर हाफ माई डेज, मेरे आधे जीवन से पहले ही। बिफोर हाफ माई डेज मतलब जो मेरे जीवन के दिन हैं
वो आधे भी नहीं बीते। 44 की एज में ये ब्लाइंड हो गया था। ऑलमोस्ट मानते हैं कि भाई 100 साल तो इंसान जिएगा ही जिएगा, हालांकि ये नहीं जिया, लेकिन 44 की एज में ये ब्लाइंड हो गया था। तो ये कहता है कि लगभग 50 साल तो मेरी जो है आई साइट चलनी थी, लेकिन बिफोर हाफ माई डेज आई हैव गॉन ब्लाइंड, कंप्लीट ब्लाइंड इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। अब ये देखिए, ये जो चीज है, ये इसे आप पोइटिक लाइसेंस कह सकते हैं। कैसे? इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, राइम स्कीम तो मैच करनी थी उसे, तो उसने क्या किया, डार्क एंड वाइट वर्ल्ड कहने की बजाय डार्क वर्ल्ड एंड वाइट कहा है। ये जो दोनों एडजेक्टिव्स हैं, ये और ये दोनों एडजेक्टिव्स वर्ल्ड के लिए ही यूज किए गए हैं। तो इस अंधकार में और विशाल संसार के अंदर, अब देखिए संसार अंधकार में नहीं हो सकता, संसार में तो लाइट है, लेकिन क्योंकि मिल्टन अंधा हो गया है तो उसे ये पूरी दुनिया ही जो है वो अंधकार में लग रही है। एंड दैट वन टैलेंट, आगे ना वही बात जो टैलेंट वाली है, एंड दैट वन टैलेंट, और वो जो एक टैलेंट है, विच इज डेथ टू हाइड, जो मौत है, टू हाइड छुपाना, यानी अगर मैं इस टैलेंट को छुपाता हूं, अगर मैं इस टैलेंट को यूज नहीं करता हूं, तो ये मौत के समान है। जैसे ओल्ड न्यू टेस्टामेंट की स्टोरी में, मैथ्यू 25 की स्टोरी में, उस नौकर को क्या कहा था कि तुम अंधकार में जाओगे, अंधेरे में जाओगे, ये तो पहले ही अंधा हो चुका है, तो इससे ज्यादा अंधेरे में तो ये क्या जाएगा। लेकिन अंधकार यहां मौत, एक तरह से जो सजा आप कह सकते हैं उसको कह सकते हैं। तो ये कहता है कि अगर मैं इस टैलेंट को छुपाता हूं, यूज नहीं करता हूं, तो ये मेरे लिए मौत के समान है। लॉज्ड विद मी यूजलेस, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉज्ड विद मी यूजलेस, और वो जो एक टैलेंट भगवान ने मुझे दिया जिसको छुपाना मौत के बराबर है, वो मेरे अंदर है। लॉज्ड मेरे अंदर निहित है, मेरे अंदर पड़ा है, दबा पड़ा है मेरे अंदर। कैसे? यूजलेस, बिना किसी काम के, मैं उसे काम में नहीं ला रहा हूं, मेरे अंदर निहित तो है वो टैलेंट, लेकिन किसी काम में नहीं आ रहा है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, हालांकि, दो मीन्स हालांकि, माई सोल मोर बेंट, बेंट मीन्स ईगर, ईगर यानी उत्सुक है। वो क्या करने की उत्सुक है? मेरी सोल, मेरी सोल मीन्स यहां माइंड से आप कह सकते हैं, थ्रू आउट इस पोम में आपको वो मिलेगा मेटाफर। तो मेरा जो माइंड है, मोर बेंट, बहुत ज्यादा ईगर है, क्या करने के लिए? टू सर्व देयर विद माई मेकर, इस टैलेंट से मेरे मालिक की सेवा करने के लिए, मुझे बनाने वाले की सेवा करने के लिए, दैट मीन्स गॉड की सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूं, मैं ईगर हूं, मैं चाहता हूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना ट्रू अकाउंट जो है वो प्रेजेंट करना चाहता हूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, ट्रू अकाउंट कैसे प्रेजेंट करना चाहता हूं? कि आपने जो मुझे टैलेंट दिया, मैंने उसका यूज किया, मैंने उसका यूज किया। अब ये देखिए, मान लीजिए, ये माना जाता है कि दो कारपेंटर आप मान के चलो, दो कोई भी इंसान मान के चलो, इनको टैलेंट है कुछ क्रिएटिविटी करने का। एक इंसान करता है एक दिन में 5 चीजें क्रिएट, और एक इंसान कर पाता है एक दिन में 3 चीजें क्रिएट। तो दोनों ही भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो दोनों अपने टैलेंट को यूज में तो ला रहे हैं। लेकिन ये जो पोम है, ये क्या कहती है कि अगर मान लो उनका जो टैलेंट है, मान लो हाथों से बनाने का काम है, और हाथ ही कट जाए और वो कुछ भी ना बना पाए, तो भी वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर वो उस चीज की कंप्लेन नहीं करते तो। वो आगे देखते हैं हम कैसे। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट ही मीन्स ही यहां भगवान के लिए यूज हुआ है, एच कैपिटल आएगा। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं लौटूं उनके पास तो वो मुझे गुस्सा करें, डांटे। चाइल्ड मीन्स रिब्यूक, REBUK। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। अब इस लाइन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है? इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट की है,
लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है। तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है इसका मिल्टन का। ये क्वेश्चन मिल्टन के मन में उठता है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन उसने किसी को कहा नहीं है, किसी को नहीं कहा है, बस मन में ये क्वेश्चन उठता है कि डेथ मीन्स डज गॉड एग्जिस्ट, एग्जिस्ट डिमांड्स, कि क्या भगवान मांग करता है इसकी डे लेबर की। डे लेबर यानी दिन में होने वाली मेहनत, लाइट में होने वाली मेहनत। लाइट डिनाइड, जबकि मेरे पास तो लाइट है ही नहीं, अंधा हो गया तो उसके लिए तो हर समय रात ही रात है। तो वो कहता है कि जब मैं अंधा हो गया हूं तो क्या उसके बाद भी भगवान मुझसे उम्मीद करेंगे कि मैं मेहनत करूं, मैं उस टैलेंट को यूज करूं, जबकि उन्होंने मुझे अंधा कर दिया है। ये क्वेश्चन उसके मन में उठता है और वो ये क्वेश्चन पूछना चाहता है भगवान से। लेकिन उससे पहले ही क्या होता है, आई फॉन्डली आस्क, मैंने बेवकूफी भरा ये प्रश्न पूछा। किससे? अपने आप से, अंदर ही अंदर पूछ रहा है वो, किसी और से नहीं पूछा। बट पेशेंस, लेकिन जो पेशेंस था, मेरे अंदर की जो आवाज थी, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, ये जो सारा द्वंद चला हुआ था, ये अंदर ही अंदर जो मैं बड़बड़ा रहा था, उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए सून रिप्लाइज, जल्दी ही मुझे आंसर देता है। क्या आंसर देता है? गॉड डथ नॉट नीड, गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, कि ना ही तो भगवान को आदमी के कामों की जरूरत है और ना ही उसे अपने दिए हुए गिफ्ट्स यानी टैलेंट्स जो भगवान हमें देता है उनकी जरूरत है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। हु बेस्ट bear his mild yoke, they serve him best। अब भगवान की बेस्ट सर्विस कौन करते हैं? प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, मुसीबतें सबकी लाइफ में आती हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसकी लाइफ में मुसीबतें नहीं आती। मुसीबतें सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन उन मुसीबतों को जो सबसे अच्छे तरीके से सहन करता है, यहां माइल्ड योग का अर्थ जो है, योग होता है जुआ जो बैलों के ऊपर रखते हैं हल जोतने के लिए, तो माइल्ड योग, माइल्ड, माइल्ड मीन्स हल्का सा, क्योंकि भगवान अगर क्रश कर देगा तो बचेगा क्या। तो ये माइल्ड योग है, बहुत हल्की सी परेशानी है भगवान की तरफ से हमें दी हुई, हम उसको पता नहीं कितना बड़ा मान लेते हैं। तो जो उस परेशानी को बहुत अच्छी तरह से सहन करता है, वही भगवान की सबसे अच्छी सर्विस करता है। यानी जब हमारी लाइफ में परेशानी आ जाए तो हमें उसकी कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए, उसके लिए बड़बड़ाना नहीं चाहिए, उसे सहन करना चाहिए। हिज स्टेट इज किंगली, जो स्टोरी थी मैथ्यू 25 की, उसमें वो था लॉर्ड, मालिक। एक मालिक था, नौकर थे, 3 नौकर थे उसके, लेकिन भगवान की स्टेट तो किंगली है। वो तो राजा जितनी बड़ी है, राजाओं की जो स्टेट है उतनी बड़ी वो स्टेट है। Thousands at his bidding speed. Thousands at his bidding speed. Sorry, not bidding speed. Bidding speed. Bidding speed means, bidding means इशारा। हजारों उसके इशारे की स्पीड पे। And post over land and ocean without rest. वो क्या करते हैं? Post. Post means to run quickly. बहुत जल्दी से, तेजी से भागना। भगवान के इशारे पे, भगवान के इशारे पे ही वो तैयार रहते हैं, भागते हैं। कहां? ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना कोई रेस्ट किए, जमीन के ऊपर, ओशन के ऊपर, यानी हर जगह उसके जो 1000 सर्वेंट्स हैं वो तैयार रहते हैं। सिर्फ भगवान का इशारा मिलने की देर है, वो बिना रेस्ट किए जमीन और सागर और हर जगह भागने को तैयार रहते हैं उसके इशारे पे। लेकिन ये कहता है कि सिर्फ यही सर्व नहीं करते, दे ऑल्सो सर्व, वो भी सर्व करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और इंतजार करते हैं अपनी बारी का, कि कब हमारी बारी आएगी और भगवान हमसे कुछ करने के लिए कहेंगे। तो जो बिना किसी कंप्लेन के सिर्फ खड़े रहते हैं और अपनी बारी का वेट करते हैं, वो लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। तो बेस्ट सेवक कौन है? जो उसकी परेशानियों को बिना किसी कंप्लेन के सहन करता है। और सेवक कौन है? जो उसकी बाइडिंग स्पीड, यानी जो उसके इशारे पे
जमीन और सागर और हर जगह दौड़ते रहते हैं बिना रेस्ट किए, वो भी उसकी सेवा कर रहे हैं। और सेवा कौन करता है? और सेवा करता है वो जिन्हें कोई काम नहीं मिला, जिनको सिर्फ खड़ा रहना है उसकी सेवा में और इंतजार करना है अपनी बारी आने का, तो वो भी भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। तो ये जो है कौन थी। अब इसके अंदर ये जो लास्ट लाइन है, इस लास्ट लाइन में देखिए कौन सा मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है पैराडॉक्स। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? पैराडॉक्स। अब ये पैराडॉक्स क्या होता है? उसी स्टेटमेंट के अंदर एक जो है कॉन्ट्रास्ट होता है बहुत जबरदस्त। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। अब देखिए, सेवा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन जो कुछ नहीं करते और सिर्फ इंतजार करते हैं वो भी सेवा करते हैं। तो ये जो है इसमें पैराडॉक्स है। एक चीज, एक इसमें और फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर्स ऑन रिप्लाईज। रिप्लाई कौन करता है? ह्यूमन बीइंग रिप्लाई करते हैं, लेकिन पेशेंस जो है उसको यहां पर ह्यूमन बीइंग की तरह यूज किया है, तो ये है पर्सोनिफिकेशन। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। ध्यान रखिएगा। एक और इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? ये फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो भी मैंने डाल रखा है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें सिर्फ पैराडॉक्स हमने डिस्कस नहीं किया है, मेटाफर कर रखा है, सिमिली कर रखी है, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन ये उसमें डिस्कस कर रखी है। अब एलिट्रेशन देखिए, ये यहां डेज ड इन दिस डार्क ड वर्ल्ड व वाइड व, ये जो है एक ही साउंड रिपीट हो रहा है बार बार, और उसे इस तरह से जो साउंड रिपीट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। तो इसमें ये चार जो है आपके फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, मेटाफर यूज हुआ है, पैराडॉक्स यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है और एलिट्रेशन यूज हुआ है। बाकी होप आपको पोम जो है समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन आंसर्स जो है इसके वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।